बताओ। सर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सर, वही पूछ रही थी। बेटा जस्ट ऑन किया, मैं कई बार भूल जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि वो ये क्लाउड पे सेव होता है तो डायरेक्टली कई बार फिल्म हो जाता है, पर अभी चेक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग क्या है? डेरिवेशन ऑफ मिरर इक्वेशन। करेंगे कैसे? हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया। कौन सा मिरर है बेटा, आइडेंटिफाई करो इसे। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर। अब मुझे बताओ हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम लाइट ले लेते हैं। मैंने रैंडम लाइट ले ली और ऐसे भेज दी। अब बेटा मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता रहूंगा ताकि बीच में कॉन्ट्रास्ट आपको दिख रहे। अब ये बताओ, सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगी ऐसे, ये कौन सी लाइन होगी? ये क्या होगी? नॉर्मल। नॉर्मल। वेरी गुड बेटा। आप लोग को वो लाइंस याद है? फॉर ए स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल होगा सर। तो क्या तुमको लग रहा है कि ये एंगल अगर मैं आई लूं, यहाँ से जो लाइट पलट के आएगी, ये एंगल सर ये फोकस से पास करेगी। फोकस से क्यों पास करेगी बेटा? नहीं करेगा पास। फोकल प्लेन से करेगी, फोकस से नहीं। हाँ। तो ये दोनों एंगल आई होंगे ना बेटा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमेशा लगाओगे ना, आई इक्वल टू आर तो हमेशा लगाओगे ना बेटा। हाँ सर। मैंने एक लाइट, ये इंसिडेंट लाइट माना, ये रिफ्लेक्टेड हुई, ये हमारा कॉनकेव मिरर हुई, तो ये और सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करती है बेटा, याद रखना रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल। फॉर एनी स्फेरिकल मिरर रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल। तो हमारा ये दोनों आई आई बराबर हो गया। बेटा क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है? आपको इमेज की डेफिनेशन मैंने कैसे सिखाई थी बेटा? अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर, दो लाइट रे मिले, बेटा देखो तुम्हें चलना है ऑब्जेक्ट से, मिरर पे जाना है, दो लाइट रेस को, और टकरा के मिल जाना है। जब वो मिलेगी तो वो इमेज कहलाएगी। इज इट क्लियर? व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, एक लाइट प्लेन मिरर मान लो, एक लाइट गई आई, एक लाइट ऐसे भेज दो, गई और आई। जब रिफ्लेक्टेड टाइप की मिरर रेज मिलती हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं वहां? इमेज। तो बेटा एक बताओ, इसमें से क्या तुम इसको रिफ्लेक्टेड पहचान पा रहे हो कि ये रिफ्लेक्टेड है? बेटा क्या ये आपको रिफ्लेक्टेड दिख रही है? ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं नॉर्मली कोई लाइट गिराऊं तो कैसे चली जाएगी? अगर ऐसे आएगी रिट्रेस कर जाएगी सर। वापस चली Retrace जाएगी। करेगा। अब बताओ, अगर मैं एक लाइट रे को सीधे ऐसे भेजूं कि जाओ कर्वेचर से होते हुए जाओ और यहाँ टकराओ, तो वो कहाँ जाएगी बताओ? सर फिर से वो वापस सर आ वही जाएगी। रिट्रेस करेगी। अच्छा, तो ये दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया ना, ये रिफ्लेक्शन 1 और ये रिफ्लेक्शन 2। बेटा एक लाइट गई, वो मिरर के कर्वेचर पे टकराई पॉइंट पी पे, दूसरी लाइट गई, वो सीधे गई और पोल से टकरा के वापस आ गई, पर वो सेंटर से पास हुई इसलिए वो नॉर्मल के लॉन्ग गई। जो नॉर्मल है वो सीधा लौट जाता है। अब बताओ, इस R1 और R2 जहां मिलेगी वहां क्या कहोगे? और सर दिस पॉइंट इमेज फॉर्मेशन होगा सर। इमेज फॉर्मेशन। तो क्या हम लोगों ने दो लाइट लेके इमेज बना ली? यहां तक समझ आया? हाँ सर। दिस इज जस्ट रे डायग्राम, हमने और कुछ नहीं किया। हमने कॉनकेव मिरर से बेटा एक रे डायग्राम बनाया। अब मुझे इसमें आपको दिखाना है। बेटा देखो, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे मैं आपको मिरर इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स में लॉज प्लस अप्रोक्सीमेशन ही आपके रिजल्ट्स होंगे। मैं आपको इसकी आदत डलवा रहा हूँ और कुछ नहीं। आओ देखते हैं बेटा। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि हम डेरिवेशन में यूज कर सकें। जिन बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाया था बेटा वो प्लीज ड्रॉ कर लेना। ऑब्जेक्ट, सेंटर, एक लाइट रे हमने ऐसी भेजी थी बेटा, सेंटर से जाने वाली लाइट रे को हमने मतलब सेंटर से जो लाइन पास करी उसको नॉर्मल बोला था। ये एंगल हमने आई लिया था, ये एंगल भी हम आई लेंगे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, और जो सीधी गई थी बेटा वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई थी। अब ये हमारा इमेज बना। तो मेरी तैयारी इस बात की है कि मैं मिरर इक्वेशन निकालूं। अब बेटा मैं मानता हूं कि सारे मिरर अप्रोक्सीमेटली अपर्चर उनका सीधा है, तो मैं अगर यहाँ पे ए लिखूंगा तो
तो ये P और P डैश एक ही पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि अपर्चर इतना सीधा है बेटा। अपर्चर लाइक ऐसा है, लगभग स्ट्रेट दिखे, मतलब ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा इसको फ्लैट रखो, मतलब इसका रेडियस सर्कल, बेटा देखो जितना सर्कल का रेडियस बड़ा होता जाएगा अपर्चर फ्लैट होते जाता है, और बड़ा सर्कल का रेडियस बनाओ अपर्चर और फ्लैट हो जाएगा। तो ये सोचो कि रेडियस बड़ा है, अगर तुम्हें अपर्चर फ्लैट समझने में दिक्कत आ रही है तो ये सोचो रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज वेरी वेरी हाई। इतना सोच पा रहे हो? सर वो कुछ कंडीशन बताइए सर, मतलब डेरिवेशन से पहले से मैथमेटिक्स में करते हैं सर। आपने ऐसे अभी बताया अपर्चर स्मॉल है। हाँ बेटा बता रहा हूँ, रुक जाओ। आप कंडीशंस लिखो। ड्री डायग्राम तक आप लोग को समझ आया ना बेटा? यस सर। हाँ, फर्स्ट कंडीशन आप लिखो, जो अपर्चर है वो फ्लैट है, और इसी चीज को आप अपर्चर फ्लैट की जगह ये बोल सकते हो कि रेडियस इज वेरी लार्ज। दोनों बातें एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। रेडियस इज वेरी लार्ज, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ली या कंडीशन समझ लो बेटा। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत हो रही है बेटा? सर अप्रोक्सीमेशन है। हाँ बेटा, हमने अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन मानी है, ये वाली। बेटा देखो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई मिरर फ्लैट हो जाएगा। अगर फ्लैट हो जाएगा तो हम उसको बेटा नॉर्मल मिरर नहीं बोल देंगे, प्लेन मिरर। कॉनकेव क्यों बोलोगे? मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा सपोज अर्थ काफी बड़ा है तो आपको फ्लैट दिखता है ना, आप ऊपर से जाके पिक्चर लोगे तो स्फेरिकल दिखेगा। तो हमको ये मानना है कि इस बहुत बड़े स्फेयर का पार्ट है, तो ऑलमोस्ट ये जो एपी है वो स्ट्रेट लाइन टाइप का रहेगा ये, या पी और पी डैश, आप इसी चीज को बस ऐसे ही लिख लो, पीपी डैश टेंडिंग टू जीरो, मुझे ये भी चलेगा। सारी भाषाएं एक ही हैं। अब बेटा हम एंगल्स मानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। बेटा इतने एंगल लिख लो। सर हाँ बेटा बताओ। सर यहाँ पे अपर्चर एपी डैश है ना? हाँ बेटा एपी है, बट वो एपी डैश अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेंगे। ठीक है सर। सर पहले कंडीशन के अनुसार पी पी डैश 0 हो जाएगा उनका लेंथ। हाँ टेंडिंग टू जीरो, हाँ बेटा। ठीक है सर। बेटा टेंडिंग टू जीरो और जीरो में अंतर होगा, जीरो होने पे वो प्लेन मिरर हो जाता है, टेंडिंग टू जीरो पे हम मान रहे हैं कि वो स्फेरिकल है, बस थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है। ठीक है सर। हाँ इतना लिख लिया बेटा आप लोगों ने? सर मतलब एपियो सर टू एक बार कंडीशंस को डिक्टेट कर देंगे क्या? बेटा कंडीशन सिर्फ एक ही लिया हूं कि बेटा सोचो आपका मिरर ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मेरी कंडीशन समझ आई? हाँ सर। बस इतना ही है, वही सब लिखा हुआ है। पीपी डैश पास होगा, रेडियस बड़ा होगा, अपर्चर फ्लैट होगा, सारी भाषाएं एक ही है। सर हाँ बेटा बोलो। सर पी पी डैश सर वो एपियर टू कोइंसाइड है सर। हाँ हाँ बेटा, पीयर मतलब नहीं बेटा, दिखेगा नहीं, वो छोटा होगा, इतना सोच लो। ये ग्रामेटिकली भी बोलना, अपीयर मतलब जैसे कुछ दिख रहा है, बट ये ऑलमोस्ट छोटा होगा। हमने लिया मिरर भी फ्लैट टाइप का मिरर लिया, हमारा मिरर तो मतलब नेग्लिजिबल होगा ना? हाँ ये वाला मिरर नहीं लिया है हमने, ऐसा मिरर लिया है। किसी को मेरी भाषा समझ आ रही है अब? हाँ सर। यस ये वाला मिरर नहीं, हमने ये वाला मिरर लिया है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस अब सर। हम लोग क्या करते हैं, मुझे आप लोगों से ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप लोग को ये पता हो कि टेन थीटा कितना होता है। तो पी बाई बी। सर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है बेटा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि अगर हमारा सारी जगह पे एंगल हमें छोटा लेना है, तो बताओ थीटा छोटा लेने पे क्या मिलता है? टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा सर साइन इज इक्वल थीटा टू tan थीटा। टू tan थीटा। हाँ इतना लिख लिया। अब स्टार्ट करें डेरिवेशन बेटा। सर ये दूसरा कंडीशन है। हाँ हमको ये मानना पड़ेगा कि ऑल एंगल्स आर स्मॉल, और इसी को आप लोगों ने पेरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन लिखा था। ठीक है सर। और बेटा ये इस इक्वेशन में नहीं, हर जगह यूज होगी। रे ऑफ जितने भी फॉर्मूले हम आगे चल के बनाएंगे ना, सारे ऐसे ही निकलेंगे जहां पे हम एंगल्स को छोटा मानेंगे।
स्टार्ट करें बेटा? हाँ सर। हाँ सर। मैंने जो नाम लिखे हैं, मैं ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को O बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले को C, इमेज वाले को I, और जहां से एपर्चर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको P डैश बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा? अल्फा एंगल किसके बीच है बेटा, दिख रहा है? इंसिडेंट रे के बीच में है और प्रिंसिपल एक्सिस के। बीटा एंगल नॉर्मल के बीच में है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है। गामा रिफ्लेक्टेड जो लौट के आ रही थी और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है। तो बेटा अब एक काम करो, मुझे आप लोग बताओ, इन ट्रायंगल ए ओ पी डैश टेन अल्फा बताओ कितना होगा? सर AP डैश बाय OP डैश। हाँ सर। ए पी डैश बाई OP डैश। ठीक है बेटा। अब मुझे 10 बीटा कोई बता सकता है इन ट्रायंगल ACP सर डैश। पी डैश? AP डैश सर CP AP डैश डैश बाय CP डैश। 10 बीटा कितना? वेरी गुड बेटा, एपी डैश बाई सीपी डैश। ये सारे लिखते चलो तो टाइम बच जाएगा बेटा, साथ साथ कर लो। अब गामा बता दो ट्रायंगल एआईपी डैश में। सर AP AP डैश सर AP डैश बाय IP IP डैश वेरी गुड बेटा, जल्दी जल्दी करते हैं। 10 गामा कितना है बेटा? 10 गामा हमारा एपी डैश बाई आईपी डैश। अच्छा यू टेल मी बेटा, व्हाट आईपी डैश मींस अप्रोक्सीमेटली? ये क्या है? इमेज का डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। पोल से पोल से। सर IP लिख सकते हैं इसको। हाँ आईपी लिख लो, पीपी डैश 0 है तब आईपी भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ सीपी डैश क्या है बेटा? क्या उस मिरर का रेडियस है? हाँ सर हाँ सर। और ओपी या ओपी डैश क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा। अब कितने बच्चों को ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बेटा, मैं साथ जितनी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है मैं साथ में लिख, क्या बचपन में आप लोगों ने ये पढ़ा बेटा कि एक ट्रायंगल अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये वाला एंगल अल्फा वो इन दोनों एंगल का सम होगा थीटा 1 प्लस। हाँ सर एक्सटीरियर एंगल। हाँ सर। ठीक है एक्सटीरियर बेटा? एंगल प्रॉपर्टी हाँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको बेसिक आता है, इसलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ये समझ आया? सर इससे भी कंडीशन में ऐड करेंगे? नहीं बेटा, ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि बेटा मैं कैसे अज्यूम करूँ कि हर बच्चे को सब ये सब चीजें याद होंगी। अच्छा अच्छा। टीचर्स की बेटे ऊपर ये दायित्व तो होता है कि वो समझे कि सारे बच्चे अलग अलग हैं। हम मान नहीं सकते कि सबको आएगा कि नहीं। हम पर दो वीडियो फिगर रुकने दीजिए। हाँ, आप लोग फिगर जो बच्चा ड्रॉ करना चाहता है कर लो, मैं जानबूझ के चलो यही बनाता हूँ। अब बेटा तुम लोग मुझे बताओ कॉमन सेंस लगा के, ट्रायंगल ए सी और आई को देख के, क्या गामा आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है? यस हाँ सर। सर। और Yes, कितने sir. के बराबर होगा? I प्लस कौन सा I प्लस प्लस बीटा बीटा। I प्लस बीटा। आई प्लस बीटा। वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताओ ट्रायंगल ए ओ सी में क्या रिलेशन दिख रहा है? बीटा किसके बराबर होगा? सर बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अल्फा प्लस आई I प्लस। अब बेटा इन दोनों रिलेशन को भी नोट कर लो, जल्दी से कर लो, हमारा रिजल्ट आने वाला है। हाँ सर। अब बेटा चुपचाप से इन दोनों रिलेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसे लिखो 1 माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? गामा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। और आई कट जाएगा बेटा, इतना दिख पा रहा है? तो यहाँ हाँ सर। पूछ के गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, यहाँ तक आ गया बेटा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ सर हो गया सर। पक्का हो गया? हाँ सर। क्या मैं पेज को नीचे स्क्रॉल कर लूं बेटा? यस सर आप लोगों ने लिख लिया गामा इक्वल टू अल्फा प्लस इक्वल टू 2 बीटा, आप लोगों ने लिख लिया इतना। अब बेटा मुझे बताओ, अगर आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब थीटा छोटा होता है तो हम थीटा की जगह क्या लिखते हैं? tan थीटा ना। अब मुझे बताओ अगर सारे एंगल छोटे हैं
तो 10 अल्फा क्या लिखोगे अप्रोक्सीमेटली अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, एपी डैश बाई ओपी डैश। इसको उठा के यहाँ पुट करो। एमपी डैश बाई ओपी डैश। हाँ, उसी तरह 10 बीटा बेटा आपका कितना हो जाएगा बीटा, और इसको उठा के कहाँ पुट करोगे बीटा की जगह, और बेटा ये रहा आपका 10 गामा, ये अप्रोक्सीमेटली गामा के बराबर हो जाएगा, और गामा की जगह आप क्या पुट करोगे एपी डैश बाई आईपी डैश। अगर आप ये वैल्यू यहाँ रखना शुरू करोगे तो गामा की जगह आपने क्या पुट किया एपी आईपी डैश, प्लस अल्फा की जगह आपने क्या पुट किया बेटा देखो एपी डैश बाई ओपी डैश। ओपी डैश। अब बेटा हम लोग कहाँ तक पहुंच गए बेटा, उसके बाद हमें क्या लिखना है 2 बीटा, 2 into AP dash by CP dash। P dash by CP dash। बेटा प्लीज यहाँ तक आ जाओ, इसके बाद सब बच्चे एपी डैश कैंसिल कर लो दोनों तरफ से, देखो एपी डैश एपी डैश एपी डैश। सर हाँ बेटा बताओ। सर थोड़ा ऊपर स्लाइड करेंगे, थोड़ा सर, 1 मिनट, हाँ थोड़ा बेटा कहाँ तक बेटा, यहाँ तक और ऊपर, हाँ सर थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा ऊपर क्या है, हाँ सर सर ये थोड़ा लॉज सर, ये वाला डायग्राम थोड़ा। अच्छा ठीक है देख लो। मैंने आपको एक लाइन सिखाई कि पूरे रे ऑप्टिक्स में क्लास 12 तक आप जब तक पढ़ोगे तब तक लॉस प्लस अप्रोक्सीमेशन ही रिजल्ट देगा, सिर्फ आई इक्वल टू आर लगाने से आपकी कोई भी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगी। यू हैव टू एज्यूम कि ऑल एंगल्स आर स्मॉल। बेटा क्या हम आगे बढ़े, यस सर। Yes sir। हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं बेटा बताओ। सर 1 by IP dash plus 1 by OP dash is equal to 2 by CP dash। ओके गुड। हाँ। अगर मैं इन सबको कन्वेंशन के साथ पुट कर दूं तो तुम बताओ मैं क्या पुट करूंगा, आईपी डैश क्या होगा सर V होगा माइनस, सर। हाँ माइनस वी लिख दूं, हाँ, वही बेटा इमेज डिस्टेंस है, पर आपको इतना साइन कन्वेंशन आप लोग को आता है ना बेटा, यस सर यस सर। तो और मैं ओपी डैश को क्या लिखूंगा बेटा माइनस यू लिखूंगा, ऑब्जेक्ट की संख्या कहलाती है, माइनस यू लिख लेंगे बेटा, और सीपी डैश को क्या लिखोगे बेटा माइनस आर लिख दोगे, सर -2f। नहीं माइनस आर लिखो, अभी हमें पता ही नहीं है ना कि एफ इक्वल टू आपका आर बाई 2 होता है, अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला डिराइव किया। कितना है बेटा बताइए, आईपी डैश की जगह माइनस वी, ओपी डैश की जगह आया माइनस यू, और इसकी जगह है 2 बाई आर माइनस साइन के साथ। अभी हमें पता ही नहीं है ना बेटा कि हमारा ये रिलेशन हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं। जब तुम डेरिवेशन के रास्ते में निकल गए तो तुम कुछ अज्यूम नहीं करोगे, तुम निकालने की कोशिश करोगे, ये रिलेशन अभी हमें पता ही नहीं है, हम ये भी डिराइव करेंगे अभी। सर एक बार इमेज के पास ले जाएंगे सर, जहाँ वो फोटो बनाया आपने। हाँ सर। आपको हाँ देखो बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने माइनस यू ले लिया है, इमेज का डिस्टेंस मैंने माइनस वी ले लिया है, और मैंने जो सेंटर से पोल की दूरी है उसको रेडियस को माइनस आर लिख दिया है। मिरर में सिंस बेटा आप रेडियस नापने या सब कुछ नापने पीछे आओगे ना, पोल से पीछे आओगे तो नेगेटिव हो जाओगे। आप लोगों ने इतना लिख लिया, तो बेटा हम लोग अब तक क्या डिराइव किए बताओ, डिराइव्ड हम लोगों ने ये डिराइव किया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू Equal to 2 by R। बाई आर। हम तो निकले थे इसकी तलाश में, किसकी तलाश में निकले थे बेटा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई की 1 तलाश। by F। ये हमारी मंजिल थी, तो अभी मंजिल मिली नहीं है ना, तो ये फर्स्ट, नहीं सर। दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। हाँ सर हो गया। अब सेकंड रिजल्ट की तरफ आते हैं बेटा, आए हाँ सर। रे डायग्राम बनाओगे, और यहाँ पे इस सेकंड वाले डायग्राम की हेडिंग डालोगे डेरिवेशन ऑफ एफ इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, इस बार आप मानोगे ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा इन्फिनिटी पे। सर हाँ बेटा बताओ।
सर कोई भी फॉर्मूला के डेरिवेशन में सर क्वांटिटीज को अननोन मानते हैं सर, जैसे हमने f इज इक्वल टू r/2 को नहीं माना है सर, वैसे ही सर। बेटा एक बार और दोबारा बोलोगे, मैं समझा नहीं बेटा, बताओ। सर कोई भी फॉर्मूला के डेरिवेशन में सर हाँ आपने ऐसे कहा f इज हाँ हाँ इक्वल टू हाँ, r/2। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अगर आप सही में डेरिवेशंस करने की सोच रहे हो तो हमेशा सिर्फ आपके हाथ में लॉ रहेंगे और कुछ एप्लीकेशन। आप कभी भी कुछ ये नहीं मानोगे कि गॉड गिफ्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं मानोगे। ठीक है। बेटा सुनो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो जो उससे लाइट रेज आएंगी वो, हमें क्या मानना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। तो आप क्या पुट करोगे, u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आप u की वैल्यू कितनी पुट करोगे बेटा, माइनस इन्फिनिटी। और लाइट रे टकराने के बाद कहाँ से पास करती है, सर फोकस। फोकस। तो वही तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, जहां पे भी दो लाइट रे टकराती हैं तो क्या कहलाता है, इमेज ना। तो अब बताओ, जब u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो आप कैसे पुट करोगे, p की जगह क्या पुट करोगे बेटा, बताओ। माइनस f पुट करोगे ना बेटा। देखो बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दो लाइट रे मीट कर रही हैं तो उस जगह को क्या कहते हो, इमेज। इमेज अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। फोकस सर तो मेरा v की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस f। मेरी u की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखो मैंने v को लिखा माइनस f, मैंने u को लिखा माइनस इन्फिनिटी। और सिंस कॉनकेव मिरर लिया है तो रेडियस पुट करूंगा मैं माइनस r। हमेशा फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते हैं। एक स्पेशल केस लिया जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, इन्फिनिटी पे था। और इस केस को लेने का वजह क्या है, टू प्रूव f इक्वल टू r/2। अब बताओ बेटा, 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 सर। 0। माइनस साइन कैंसिल कर दो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2। अब इसी रिलेशन को तुम यहाँ पुट कर दो वापस आके, तो आपका आंसर क्या मिल गया, बताओ बेटा। यू गॉट योर रिजल्ट। देखो बेटा, f की जगह r/2 पुट कर दो या r की जगह 2f पुट कर दो तो 1/f बचेगा। पुट दिस रिलेशन हेयर। काम करो, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। सपोज मैंने इसको 4 बोल दिया, पुट 4 इन 5, यू विल गेट 6। पुट r इक्वल टू 2f, आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बेटा क्या यस। समझ आया, हाँ सर। हाँ सर। किसी कोई डाउट है। नहीं सर। नो सर। ठीक है बेटा। सर हाँ बेटा बताओ। सर यहाँ पे जो r इज इक्वल टू 2f का सर जो रिलेशन लाए सर, उसका हम्म। पहला वाला स्टेप थोड़ा समझा देंगे। हाँ बेटा, कहाँ पे हो तुम, मैं दोबारा बताता सर हूँ। यहाँ पे 1/-f प्लस 1/-इन्फिनिटी। बेटा मेरे को सिर्फ अब तक मैंने डेरिवेशन के हिसाब से सिर्फ ये समझा था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। मेरे को बस इतना ही डिराइव हुआ था, ठीक है बेटा। अब हाँ मुझे सर। पता है कि अगर लाइट रे इन्फिनिटी से आती है तो इमेज फोकस पे बनती है ना। हाँ सर। फोकस की डेफिनेशन ही वही होती है, लाइट रे जब इन्फिनिटी से आए जहां भी मिलती है उसे फोकस कहते हैं। तो बेटा जहां पे लाइट रे मिली वो इमेज डिस्टेंस भी तो कहलाता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस पोल से नापने पे आपको कितना मिला, माइनस एफ। -f। कितना पुट किया, माइनस एफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने इन्फिनिटी पे लिया है तो मैंने पुट किया माइनस इन्फिनिटी। और ये कॉनकेव मिरर है इसलिए मैंने रेडियस को माइनस आर पुट कर दिया। ठीक है सर, समझ आ गया। तो आपका रिलेशन कितना हो गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू इज 2। इक्वल टू 1/। आपने क्या डिराइव कर लिया, r इक्वल टू 2f। हाँ सर। और फिर तुमने बस उसी रिलेशन को 1/v प्लस 1/u को मॉडिफाई करके लिख दिया, बाय पुटिंग r इक्वल टू 2f यू विल गेट 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो सोचो इस तरीके से डिराइव करने का फायदा पता है क्या हुआ, आपने दोनों रिलेशन डिराइव कर लिए। आपने सबसे पहले क्या डिराइव किया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। सेकेंड आपने डिराइव किया r इक्वल टू 2f। और फिर इन्हीं दोनों को यूज करके आपने थर्ड निकाल दिया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इक्वेशन का नाम मिरर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि सब पे एप्लीकेबल है, तीनों टाइप के मिरर पे।
बेटा ये आप लोगों ने लिख लिया? यस सर एक सर। मिनट सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लो, मिरर इक्वेशन डिराइव हुई। यस सर। ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं? हाँ बेटा, इसके बाद कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? हाँ सर। अब बेटा मान लो, अगर आपसे मैं बोलूं, आपको क्या बात समझ आ रही है कि आज के बाद आप हर एक डेरिवेशन खुद से कर सकते हो? सिर्फ आपको क्या, अब बताओ, आपके कोर्स के हिसाब से मैं आपको क्या सिखाऊंगा? लॉस प्लस थीटा छोटा, और थीटा छोटा का मतलब आपके लिए क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू और tan थीटा। टेन टेन थीटा। थीटा। और ऐसे आप अपने कोर्स के सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। समझ गए? क्लास 12 तक। अगर मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूं तो आप लोग कर पाओगे बेटा? यस सर। हाँ सर। यस सर। सपोज मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होती है इसकी डेफिनेशन, ये कभी चेंज नहीं होगी। दिस इज डेफिनेशन। फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि आप मिरर के लिए यूज कर रहे हो कि लेंस के लिए यूज कर रहे हो। मेरी बात समझ में है बेटा? यस सर। डेफिनेशन यूनिवर्सल होती है, फॉर्मूला केस टू केस वेरी करता है। अब अगर मैंने आपको बोला कि मुझे कॉनकेव मिरर के लिए, आपका होमवर्क क्या है? आपको मैं हिंट भी दे दूंगा, आपको ये डिराइव करना है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मैं आपको पूरा डायग्राम बना के सबको समझा के छोड़ूंगा, वैल्यू पुटिंग में आपसे ही करवाऊंगा। अब बेटा कहीं पे भी, जहां पे भी आपको मानना है, आप एक जगह, सर हाँ बेटा बताओ। सर जो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, सर वो v और f के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं सर, वो थोड़ा सा दिखा देंगे? वी और एफ के फॉर्म में बेटा आप कर सकते हो। देखो आपने है ना 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लिखा है ना बेटा? हाँ सर। और उसमें बस 1/u का वैल्यू डाल देंगे, 1/f माइनस 1/v। अब देखो ना, यहाँ 1/u को आप ले लो, कितना आ जाएगा बेटा बताओ? 1। 1/f माइनस 1/v। अब डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो बेटा, माइनस साइन बाहर कर लो, v भी बाहर कर लो, और 1/v को लिख लो 1/f माइनस 1/v। ठीक है बेटा, कर लोगे? हाँ सर। माइनस v बाई एफ प्लस 1, माइनस माइनस बेटा प्लस 1 हो जाएगा, और v कैंसिल हो जाएगा। बेटा कर लोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। सर ये जल्दी। समझ में नहीं आता सर, कैसे निकाले सर वहाँ से? बस बेटा सुनो, मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ, हमेशा चीजें कम करो, ज्यादा मत पढ़ो। आप ऐसे सोचो कि सब कुछ यही है। एक फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस वी बाई यू है, और एक फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। बस दो ही फॉर्मूले हैं मिरर के लिए आपके कोर्स में, इसी से सब कुछ निकालना है। जी सर। ठीक है? हाँ अब सर। आप लोग, होमवर्क क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, मैंने इसका नाम रख देता हूँ ए बी। मैंने एक लाइट रे पैरेलल भेजी बेटा, बताओ ये कहाँ से पास करेगी बताओ? फोकस से सर। फोकस, मैंने यहाँ फोकस लिख दिया। एक लाइट रे मैंने यहाँ से भेजी जो सेंटर पे टकराई, यहाँ पे पोल पे टकराई बेटा। अब बताओ ये कैसे रिटर्न करेगी? सर उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट उसी पे होगी ही सर। निकलेगी, उल्टा रिफ्लेक्शन। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? हाँ बेटा प्रशांत, आपको कोई डाउट है क्या बेटा? अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी, ठीक है। अब ये बताओ, ये लाइट एक रिफ्लेक्ट और ये भी एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो यहां से जब मिलेंगी तो ये क्या बनेगा बेटा बताओ? इमेज बनेगा बी डैश ए डैश। आपके सामने दो ट्रायंगल दिए ना बेटा, कौन कौन से ट्रायंगल है बताओ?
सर ट्रायंगल बी ए पी और एक हाँ, ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी। क्या ये वाला ट्रायंगल? हाँ, ये ट्रायंगल। और किसी को ये ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये वाला? सर एपी हाँ सर, ए डैश हाँ। बी डैश पी। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हाँ या ना? यस सर Yes, ट्रायंगल एंगल। आपका हिंट है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आपको अगर कोई बोले कि आपको मिरर मतलब ये मैग्निफिकेशन निकालना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा बेटा? बस आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन को निकालना है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपको निकालना पड़ेगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। हाँ सर, उन दोनों का रेशियो। अब जैसे ये रेशियो निकालोगे, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? माइनस वी बाई यू। तो ये आपका होमवर्क हुआ। आपसे नहीं होगा खुद से करने पे तो मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का कराऊंगा, बस मुझे याद दिला देना, ठीक है? सर ये दे दिए मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन ऐसा है? क्या बेटा? हाँ बेटा, डेफिनेशन समझो, एच आई बाई एच ओ, हाइट यस ऑफ सर। इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा डेरिवेशन करने की कोशिश किया करो, वो आपको स्ट्रांग बनाती है। और मैंने आपको सारी हिंट दे दी, आपको ट्रायंगल ए बी, सॉरी इसको हाँ, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी को सिमिलर मानना है। बेटा प्लीज, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब समझते हो ना बेटा आप लोग? हाँ सर। सिमिलर ट्रायंगल्स में रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो सेम होता है। बेटा आप लोग को दिख नहीं रहा क्या? मैं निकाल के दे दूं क्या? सर हो गया, डेरिवेशन हो गया सर। हो गया ना? सर हो गया सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लोगे डेरिवेशन खुद से बेटा? सर कुछ हो हाँ गया सर, सर derivation। ठीक पूरा है, हो गया सर। हाँ गुड। हाँ सर। फिर भी मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि कुछ बच्चे जिनको नहीं आएगा वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, बट यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट डेरिवेशन कर चुका हूँ। ये डायग्राम पे आपको मिल जाएगा। अब आपके पास ये दो हथियार हो गए, ये आपके टूल्स हो गए। अब बेटा मैंने आप लोगों को बोला था सारे बच्चों को ग्राफ बनाने के लिए मिरर के, तो आप लोगों ने बनाए थे ग्राफ? हाँ सर, लेकिन उसमें डाउट आ गया। चेक करें क्या बेटा? सर एक बार चेक कर दें सर, बता दीजिए सर, कोऑर्डिनेट्स नहीं बने सर। अच्छा ठीक है, हाँ मैं सर। बता बेटा, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बनाता हूँ। हम थोड़ा नीचे आते हैं और आप हेडिंग डालना बेटा। कोऑर्डिनेट जो आपने बताए बनाए थे वो मुझे बता सकते हो या मैं बनाऊं अभी? जहां तक याद है मुझे, मैंने आपको एक कॉनकेव मिरर दिया था और आप लोग को टारगेट दिया था कि आप लोगों को V वर्सेस U ग्राफ बनाना है और HI वर्सेस U ग्राफ बनाना है। बेटा आपने ये ध्यान दिया, हमने U वर्सेस Q बना रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में वही है बेटा। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसका सिर्फ मिरर से दूरी चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड U चेंज कर सकते हैं। बाकी अपने आप आउटपुट चेंज हो जाएगा, इमेज की डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज चेंज हो जाएगा। हमेशा एक्स एक्सिस पे हम ऐसे वेरिएबल चुनते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, यानी मतलब देखो, हम ऐसे वेरिएबल यहाँ चुनते हैं जिसको हम वेरी करते हैं, मतलब इसको इनपुट टाइप का चुनते हैं और इसको आउटपुट टाइप का। अब बेटा देखो, मैंने आप लोगों से क्या बोला था, एक कॉनकेव मिरर लेना जिसका लेंथ -10 लेना, और फिर आपको बोला था एक पॉइंट यहां लेना, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ये बेटा फोकल लेंथ थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और चौथा केस आप ले लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोर्थ केस, और पांचवा बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे ले लेना। बेटा आपको याद है 5 केस बोले थे मैंने बनाने के लिए? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपने बनाया होगा बेटा, मैं अलग कलर चुनता हूँ ताकि आपको दिखे। एक सेकंड, इमेज बनाऊंगा ब्लू कलर से, और ऑब्जेक्ट आप ऑलरेडी बना चुके हो,
देखो पहली इमेज बनेगी ऑलमोस्ट सेम। और बेटा पता है मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? बस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आप बोलो तो चाहो तो इस u को बेटा फर्स्ट केस में आप चाहो तो u को ले लो अपने हिसाब से -0.1। बेटा याद रखना हर मिरर इक्वेशन में u इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर एनी रियल ऑब्जेक्ट u इज ऑलवेज नेगेटिव। आप हमेशा मिरर के सामने खड़े हो सकते हो, मिरर के अंदर आप नहीं जा सकते बेटा, इसलिए u हमेशा नेगेटिव ही होगा। बेटा जैसे हमने ये पुट किया हमारी फाइनल वैल्यू ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आया, v की वैल्यू भी लगभग लगभग बस साइन 0.1 आया। बेटा मैं आपको ऐसे बताता हूं कि जब आप v वर्सेस u निकालोगे फॉर्मूले में पुट करके 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैंने आपको फोकल लेंथ -10 दे दी है तो यहाँ -10 पुट करते हैं। आप u की वैल्यू -0.1 पुट करते, आपको v अप्रोक्सीमेटली सेम मिलता, थोड़ा बड़ा मिलता, प्लस मिलता, पर अप्रोक्सीमेटली सेम मिलता। तो आप इससे कंक्लूजन पे आते कि स्टार्टिंग में जब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो दोनों लगभग बराबर हैं। और ये आप ट्राई कर सकते हो। और इसी चीज को अच्छी किताबों में ऐसे लिखा रहता है, नियर एनी मिरर और इन द विसिनिटी ऑफ एनी मिरर बिहेव्स एज प्लेन मिरर। बेटा ये याद रहेगी लाइन। किसी भी मिरर के पास में जब तुम खड़े होते हो तो कैसा बिहेव करता है कि जैसे वो प्लेन मिरर हो। मैग्निफिकेशन भी 1 आएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर होगा। सर वो स्टेटमेंट सर और एक बार बताइए, सर लिखना नोट करना सर। ठीक है बेटा, इन द विसिनिटी ऑफ एनी मिरर, विसिनिटी मतलब पास में, इन द विसिनिटी ऑफ एनी मिरर behaves as plane mirror। बेटा यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अब मैं आपको बोलता हूं कि जब आप इसी फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में देखो सेकंड कोऑर्डिनेट को आप ऐसे सोच सकते हो u, बेटा f हमारा -10 है, देखो f की दूरी -10 है, तो सेकंड पॉइंट को हम ऐसे पुट करेंगे कि चलो ये -9.8 हो गया। और आप उस समय देखोगे जो v की वैल्यू है वो बेटा बहुत ही बहुत बड़ी मिलेगी। तो ये सीन दिखेगा, तुमने फोकस से जस्ट पहले ऑब्जेक्ट को रखा और ये इमेज इंफिनिटी पे जाके बहुत बड़ी बनी। बेटा क्या आपको समझ आया? आप वैल्यू पुटिंग करके चेक कर सकते हो बेटा। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे ले लो कि सर मुझे 1/v नहीं पता, 1/u -9.8 पुट कर लिया, 1/f मेरा -10 है। आप बेटा 1/v इधर रखो, उसको उधर ले जाओ, ये बनेगा 9.8 -10। और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो v विल कम एज वेरी लार्ज और पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक्चुअल मिरर के अंदर बनेगी। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर हाईली एनलार्ज्ड होगी ना इमेज? हाँ हाईली एनलार्ज्ड। हम चाहें तो हर एक पे कमेंट करते हुए चल सकते हैं, पर अभी मेरा ग्राफ बनाने का इंटेंशन है। आपने क्या देखा, जब मिरर के पास हो तब आपकी इमेज कहाँ बनी? इंफिनिटी। नहीं, मिरर के पास होने पे बिल्कुल मिरर के बगल में ही बनी और सामने बिल्कुल ऐसे बनी जैसे प्लेन मिरर बना रहा है। फिर जब आप फोकल लेंथ के पास आए तो आपकी इन्फिनिटी पे बनी। अब थर्ड केस में इसी में आप जब u को 10.1 टाइप का पुट करोगे, -10.1, तब आपको यही रिजल्ट लगभग पलट जाएगा। अब जैसे ही पुट करोगे 1/v आपको मिलेगा 1/f मिलेगा -10 और माइनस u को इस तरफ लेते आओगे तो -u यानी आपका -10.1। तब ये रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा बेटा। दिस रिजल्ट विल कम इनटू नेगेटिव और बहुत बड़ा मिलेगा। यानी अगर मैं फोकल लेंथ के जस्ट बगल में खड़ा होता हूं तो भी मेरी इमेज बहुत ही बड़ी बनती है। लेकिन ये देखो बेटा इमेज बनेगी
और ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा फोकल लेंथ है। अगर फोकस के मैं लेफ्ट में थोड़ा सा शिफ्ट होता हूं तो इमेज बेचारी जो पहले अंदर थी मिरर के वो दौड़ के बाहर आ जाएगी और उल्टी हो जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी। बेटा बात समझ गई? आप वैल्यू पुटिंग करके भी निकाल सकते हो सारी चीजें। अब बेटा मैं जानबूझ के आप लोग को फिर से एक पिक्चर दिखाता हूं। प्लीज आइडेंटिफाई। 1 पे 1 डैश, 1 पे 1 डैश, 1 डैश थोड़ा 1 से बड़ा है, हल्का सा स्लाइटली। फोकल लेंथ से थोड़ा पहले जब 2 थे तो यहाँ पे बहुत बड़ा 2 डैश बना। जब फोकल लेंथ के जस्ट बगल में गए 3 पे तब यहाँ बहुत बड़ा 3 डैश बना। जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचे 4 डैश बना। अब हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर इन्फिनिटी पे ले जाते हैं 5 पे। 5 वॉज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर। फाइनली इमेज बनती है फोकस पे 5 डैश और छोटी सी बनती है, बिल्कुल छोटी सी, पॉइंट से और उल्टी बनेगी और छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। तो आपको सारे पॉइंट्स मिल गए बेटा, यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। अब ग्राफ बनाते हैं। सर आपने फिफ्थ केस में क्या लिया सर? बेटा फिफ्थ केस में मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी लिया है। आप खुद ही फॉर्मूला पुट कर लो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f वाला। आपको इमेज तो हमेशा फोकस में मिलेगी, हमने उससे भी तो किया था। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी होगा तो इमेज आपकी फोकस में बनेगी। यस सर। ठीक है बेटा, अब चलो यस सर। करते हैं। सबसे पहले हमने u को थोड़ा सा लिया, छोटा सा। ये ग्राफ किसके बीच में? u और v के बीच में। अब मैं u को कहां तक ले जाऊंगा? -10 तक। -10 मतलब फोकल लेंथ तक। मैं u को जब -f तक ले जाता हूं तब v की वैल्यू बेटा सोचो, तुम यहां से ऐसे बढ़ोगे बेटा, प्लीज ट्राई टू सी। जब तुम मिरर से दूर होते जाओगे तो ये इमेज ऐसे बढ़ती जाती है, ऐसे। किसी को मेरी बात समझ आ रही है? तुम इधर हुए, इमेज इधर हो गई। तुम थोड़ा और इधर मूव किए ऑब्जेक्ट, इमेज ऐसी हो गई। तुम थोड़ा और लेफ्ट गए, इमेज ऐसी हो गई। तुम फोकल लेंथ के जस्ट बगल में गए, इमेज इन्फिनिटी के पास चली गई और बहुत बड़ी हो गई। यानी अगर आप लोग समझ पाओ यस सर। कि तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, बहुत बड़ा। और बाद में बढ़ता, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी जितना तुम फोकल लेंथ के पास पहुंच। फिर देखो, मैंने जब एक वैल्यू ले रहा हूँ मुझे v बड़ा मिल रहा है करस्पॉन्डिंग, मैं और f के पास जा रहा हूँ मुझे और बड़ा मिल रहा है और पॉजिटिव मिल रहा है, v इज पॉजिटिव। बेटा ये पहला नेचर समझ आया? तो अब बताओ, तुम पोल से फोकस के बीच में रहते हो, जब ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल टू फोकस तो इमेज कैसी होती है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कमेंट करो, मैग्नीफाइड होगी कि नहीं? यस सर। हाँ सर, हाँ लार्ज टू बड़ी होगी सर। हाँ सर एनलार्ज्ड। मैग्नीफाइड। एक होगी कि नहीं बेटा? सर हाँ सर, इरेक्ट होगी। इरेक्ट होगी सर। ठीक है। अच्छा, अब तुमने जब फोकल लेंथ के बगल में जस्ट स्विच किया था, जस्ट बगल में 3 पे, अब तुम्हारे साथ क्या कंडीशन हुई थी याद है? सर इमेज पीछे बन गई थी सर, पूरा बड़ी और सी। बड़ी सी बनी थी कि छोटी सी? बहुत बड़ी बनी थी। बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज सर। हाईली एनलार्ज्ड। इन्वर्टेड। यानी जैसे ही मैं f के इधर आऊंगा मेरी इमेज में सिर्फ यही अंतर आएगा, वो पहले भी बहुत बड़ी थी अभी भी बहुत बड़ी रहेगी, उल्टा हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, अब अगर तुम 2f पे पहुंचते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बराबर हो जाएगी ना? जैसे ही कोई -2f तक पहुंचेगा, हाँ सर बराबर हो जाएगी सर। हाँ सर, सेम साइज पे रहेंगे। सर इस रियल पॉइंट के होगी। बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ जरा?
सर -2f। बेटा बात समझ आ रही है? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों -2f हो जाएंगे। -2f और -2f। अच्छा देखो, तुम जब यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पे बेटा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो हाइट ऑफ इमेज बराबर होती है और दोनों की लेंथ बराबर हो जाती है। बेटा पोल से दूरी कितनी होती है बेटा? दोनों की सेम हो गई ना। इसकी भी -2f, बेटा इमेज भी -2f दूरी पे है और ऑब्जेक्ट भी -2f दूरी पे है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट कितने हो गए? -2f, -2f। 2f। अब एक काम करो, तुम ये सोचो कि ऑब्जेक्ट अब और नहीं माना, वो 2f से भी दूर भाग के 5 की तरफ जा रहा है, तो फाइनली इमेज कहाँ बनेगी बताओ? -f। आगे और बहुत छोटी सर। हाँ, पर उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसकी पोजीशन क्या होगी बेटा? 0,0 सर। नहीं बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन पे क्यों जाएगा? अगर आप सर -f, सर -f और 0। अगर मैं u को -∞ लूंगा तो v मेरा -f आएगा। किसी बच्चे को डाउट है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकल लेंथ पे। किसी वोल्टेज पे? तो यानी अगर एक बच्चा बहुत दूर u को इन्फिनिटी ले ले, -∞, तो भी उसको ऐसी लाइट ऐसे मिलेगा बेटा। और ये क्या पॉइंट है? ये है -f, यानी ऐसा नेचर आएगा। जितने बच्चों का ऐसा ग्राफ बना था वो सही था, देख लो, दिस इज द ग्राफ। तो थर्ड का क्या था? बेटा थर्ड वाले केस में अगर आप फोकल लेंथ से थोड़ा सा लेफ्ट चले जाते हो तब आपकी रियल इमेज बनती है और बहुत बड़ी बनती है। देखो, अगर एफ से थोड़ा सा इधर पहुंच गए, ये थर्ड पोजीशन है, देखो आपकी इमेज रियल बनी और बहुत बड़ी बनी। देखो ये इमेज है आपकी, वी को देखो, वी बेटा वी भी नेगेटिव हो गया ना। सारे डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं। अपने आप सोचो, जब आप फोकस और पोल के बीच में थे तो वी पॉजिटिव था। अच्छा ये बताओ बेटा, -f से 2f, यानी जब मेरा ऑब्जेक्ट पोल से लेकर फोकस से लेके सेंटर के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो वो इमेज मैग्नीफाइड है क्या? हमें कहाँ कहाँ मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है बताओ? सर जब वो फोकस के पास होगी सर, वर्चुअल हाँ, एंड डायरेक्ट और एट इंफिनिटी। हाँ वो ठीक बोल रहे हो बेटा। सर फोकस पर। हाँ, इस जोन में मुझे क्या मिला? ये कैसी इमेज है? मैग्नीफाइड है कि नहीं? हाँ सर मैग्नीफाइड। हाँ सर। ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कमेंट किया था वर्चुअल, मैग्नीफाइड, डायरेक्ट। यहाँ पे क्या कमेंट हुआ आपका? रियल इन्वर्टेड। वेरी गुड बेटा, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड। और जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर चले जाते हो तब आपकी इमेज कैसी हो जाती है? बहुत छोटी सर। डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब आपकी ओरिजिनल साइज से छोटी। इस जोन में आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी और रियल मिलेगी। बेटा मेरी बात समझे, डिमिनिश्ड का मतलब है आपकी ओरिजिनल साइज से छोटी, इन्वर्टेड मिलेगी। सर हाँ बेटा बताओ। सर अभी जो बोले थोड़ा फिर से बता सकते हैं सर, कहाँ पे डिमिनिश्ड होगी? बेटा अगर तुम कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर चले गए यहाँ पे, तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो इन दोनों के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। मान लो तुम इतने बड़े हो तो इमेज छोटी भी बन रही है और उसकी दूरी पोल से पास हो जा रही है। इसलिए बेटा मेरी बात समझ पाए? हाँ सर, डिमिनिश्ड हो जाएगी। मैं कहाँ से सोच पा रहा हूँ? मैं ऐसे सोच रहा हूँ बेटा, m = -v/u। आप भी वहीं से सोचो, मैग्निफिकेशन आपको तुरंत दिखेगा। डिमिनिश्ड मैं क्यों बोल पा रहा हूँ मैग्नीफाइड, तुम खुद ही देखो ना बेटा। जब हाँ तुम सर, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा जब मैग्नीफाइड इमेज होगा। हाँ बेटा, लेकिन इस वाले केस में डिमिनिश्ड क्यों मिली? क्योंकि v छोटा हो गया और u बड़ा हो गया। जब u बड़ा होगा और v छोटा होगा तो डिमिनिश्ड मिलेगी। ठीक है सर। यस सर। बेटा किस किस बच्चे का ग्राफ ये बना था?
कोई बच्चा जिसका ग्राफ एग्जैक्ट मैच किया था? अच्छा ठीक है बेटा, आई होप अब आप लोग बना लोगे ये। अच्छा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप लोग को ये बात दिखने लग गई? फिर से बताओ जल्दी जल्दी। ना ऑब्जेक्ट इमेज क्लियर है? वन हाँ सर। वन डैश, फोकल लेंथ से थोड़ा पहले अगर ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कितनी बड़ी बनाओगे? डैश, बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ के जस्ट बगल में, सॉरी ऊपर ही रखना, सॉरी 3। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर 3 पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनाओगे? enlarged. अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेटा देखो तुम यहाँ से चल चल के सेंटर तक चले गए, तुम ऐसे भागोगे तुम्हारी इमेज उल्टा भागेगी, और कहाँ मिलेंगे दोनों? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तरफ कर्वेचर। कर्वेचर के उसके पास। बाद रियल तुम इन्वर्टर सेम हाँ, साइज। उसके बाद तुम भागने लगे इधर और इमेज भागेगी फर्दर इधर और छोटी होती चली जाएगी। समझ आ रहा है? तुम ऐसे भागोगे और इमेज ऐसे छोटी होती चली जाएगी। अच्छा क्या बेटा आप लोग इसी का अगर मैं आपको ऐसे दे दूं f इक्वल टू -10, और कॉनकेव के लिए मैंने आप लोगों से बोला था मुझे हाइट ऑफ इमेज वर्सेस यू ग्राफ बना दो। किसी बच्चे ने बनाया था क्या बेटा बताओ? हाइट ऑफ इमेज वर्सेस यू कैसा बनेगा बेटा बताओ ग्राफ? बेटा हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा बताओ? सर v by u into h, height of object. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन आया और माइनस, तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? सो माइनस v by u into height of हाइट object. ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड बेटा, इतना आप लिख सकते हो डायरेक्टली यानी। अब स्टार्ट करें बेटा। अब हाँ सर। फर्स्ट केस में देखो मैं सिर्फ लॉजिक से करवाता हूँ। फर्स्ट केस में जब आप यहाँ पे थे तो इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी थी, अप्रोक्सीमेटली बराबर बनी थी, हल्की सी बड़ी, अब चेक कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा जब यू ऑलमोस्ट टेंडिंग टू, जब तुम जस्ट मिरर के बगल में खड़े हो पीछे ऐसे, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी स्टार्टिंग में। जब तुम जस्ट सट के खड़े हो यहाँ पे ऐसे खड़े हो, अब इमेज यहाँ बनी, तुम मिरर के जस्ट बगल में खड़े हो जाओ, इमेज यहाँ दिखेगी, ऑब्जेक्ट इमेज। क्लियर है बेटा? यस सर। उसके बाद क्या होता है, तुम जैसे 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 फोकल लेंथ की तरफ जाते हो, इमेज बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है और वर्चुअल रहती है। तो बेटा तुम्हारा v बाई यू कैसा है बताओ जरा? v बड़ा हो रहा है यू छोटा। और नहीं, u छोटा नहीं हो रहा है, u भी बड़ा हो रहा है, मैग्नीट्यूड में u भी बड़ा हो रहा है, पर v बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है, तो ये रेशियो बढ़ते आ जाता है। और -f पर पहुंचोगे जब तुम, तो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा। अच्छा बेटा कॉमन सेंस सोचो, मान लो तुम यहाँ -9.8 पहुंचे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -9.8 आया, इमेज की दूरी 300 पार कर जाती है, 300 बाई -9.8 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक बड़ा नंबर आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि हाइट ऑफ इमेज काफी बड़ी आएगी जब तुम फोकल लेंथ के पास आओगे। और बेटा एक काम करना, किसी दिन एक, तो ये 300 कैसे आया सर? ये 300 बेटा वैल्यू पुटिंग से आएगा ना, इससे मैं तो अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, आप निकाल सकते हो। आप u को पुट कर दो कि सर लेट अस टेक u इक्वल टू -9.8, इट विल, और f को हम ऑलरेडी -10 ले चुके हैं, इट विल गिव यू ए v। बेटा मेरी बात समझ आई? पर मैं एक्सपीरियंस और वैल्यू पुटिंग की कॉमन सेंस से बोल सकता हूँ कि v की वैल्यू बहुत बड़ी आती है, तो आई एम टेलिंग यू टू एज्यूम ए बिग वैल्यू, तो आपको दिख जाए 490 आएगा। हाँ ठीक है बेटा, 490 आ गया और बड़ा हो गया, देखा आपने? तो कहने का मतलब है जब तुम फोकल लेंथ के पास आओगे तो v की वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि ho इंटू, बेटा आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग करके देख लो, सपोज ho को आप 2 सेंटीमीटर ले लो, कितना हो जाता है 2 इंटू, एक बच्चे ने निकाला ना v की वैल्यू +490 और 980
-9.8 बेटा कितना हो गया बताओ? हमने u को पुट कर दिया -9.8, एक माइनस पहले से था v प्लस सर 400 कितना है 400 बराबर 400 आया v की वैल्यू मतलब ये टोटल कैलकुलेशन ना बेटा। अब बताओ ऑब्जेक्ट कितना था स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर और जब तुम फोकल लेंथ से थोड़ा पीछे पहुंचे तो हाइट कितनी पहुंच गई बेटा? यहाँ y एक्सिस पे हाइट है, हाइट हैज रीच टू 400 सेंटीमीटर। इमेजिन हो रहा है कितनी बड़ी हो गई बेटा? बात समझ आई? यस सर। अब अगर मैं जस्ट फोकल लेंथ के इधर आता हूं तो मेरी इमेज उल्टी हो जाती है, यानी बेटा मेरी इमेज कहाँ बनेगी अब? ऐसे। अच्छा एक चीज बताओ, अब जैसे जैसे मैं यू को दूर लेके जाऊंगा मेरी पास आके यहाँ छोटी होती जाती है ऐसे। तुम हाँ यू सर। जाते हो इमेज छोटी होती जाती है, तुम जितनी दूर यू के लेके जाते हो इमेज छोटी हो जाती है और आखिरी में आके इन्फिनिटी पे जब तुम ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो तो इमेज -f पे दम तोड़ देती है। तो बेटा जब ये बताओ, जब मैं आखिरी में बोलूंगा हाइट ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे कितनी आएगी बताओ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू -v कितना आ जाएगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी बेटा v की वैल्यू -f आ जाएगी, ठीक है? तो u की वैल्यू कितनी है? -इन्फिनिटी। अब बताओ समथिंग बाय इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो जब भी तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तुमको ये ग्राफ मिलेगा, मतलब व्हेन u विल टेंडिंग टू -इन्फिनिटी हाइट ऑफ इमेज विल टेंड टू 0। बेटा पिछली बार याद रखना, पिछले ग्राफ में कोई 0 को टेंड नहीं किया था, ध्यान देखना। लास्ट ग्राफ में तुम -f को टेंड किए थे। जब u -इन्फिनिटी था तो v की वैल्यू -f आई थी। समझ आया? यस सर। इस बार आपका मैं दोबारा बनाता हूँ बेटा, हर बच्चे को लगभग ऐसे समझ आना चाहिए। वैल्यू बेटा आप ना खुद से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कुछ मान लो, 2 सेंटीमीटर मान लो। आपने 5 केसेस लिए थे, हर एक केस में खुद ही निकालो, हर केस में पहले v निकालना सीखो। आपको एक पर्टिकुलर u मानो, उससे v निकालो और v निकालने के बाद खुद हाइट ऑफ इमेज को ऐसे निकालो कि सर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू -u और v और u को साइन के साथ पुट करो। u इज ऑलवेज नेगेटिव तो v वैल्यू पुट करो। इतना आप पुट करो, जब आप ग्राफ बनाओगे यू विल सी दिस रिजल्ट। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, दिस इज u। आपका ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा बेटा, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होके मर जाएगा इन्फिनिटी पे जाके ऐसे 0 को टच। दिस इज योर ग्राफ। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसके सर थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कीजिए। हाँ बेटा कर रहा हूँ। सर जो सर 2 इंटू -490 बाय -9.8 है हाँ हाँ सर वो 100 आ रहा है। सर वो कोई सॉरी बात सर 100 होगा सर। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे हमारा सिर्फ ये बात था कि वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बेटा आपने क्या देखा कि मैं इसके पास पहुंचता हूँ ये डिस्टेंस, ये हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो जाती है 100 हो। तुमने खुद ही बोला जब 2 सेंटीमीटर ले रहे हो ऑब्जेक्ट को, लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट को लेके -f के पास पहुंचते हो तब ये इमेज तुम्हें कितने बेटा, तुम्हें वो जो हाइट ऑफ इमेज है वो बहुत बड़ी मिलती है। कितनी मिली? 100 मिली ना बेटा? तुम थोड़ा और इधर जाओगे ना और बड़ी मिलेगी। तुम जितना -f को टच करोगे उतना तुम्हें वो हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी बेटा। तुम जितना टच करोगे वो और बड़ी होगी। क्लियर हुआ? सर हम लोग कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ बेटा आप कह सकते हो, ठीक है हाँ सर। बेटा। क्या आप लोग आप ये टफ वाला केस था, अगर मैंने तुमको प्लेन मिरर के लिए बोला हो तो तुम निकाल लोगे क्या बेटा? हाँ सर। के लिए कोई Yes, दिमाग sir. लगेगा क्या? नहीं ना Yes. बेटा। v वर्सेस u बताओ कैसा बनेगा? v कैसा बनेगा प्लेन मिरर का? स्ट्रेट लाइन। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इन्फिनिटी सर, प्लस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी। हाँ तो हमेशा क्या रिलेशन मिलेगा? v इक्वल टू
यू माइनस यू। स्ट्रेट लाइन होगा सर। स्ट्रेट लाइन। कहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे क्या? दिस विल बी द ग्राफ? यस सर। ना सर, नहीं बेटा, नहीं सर, सर उसके उल्टे साइड में, सर नेगेटिव साइड ऑफ व्यू में, वेरी गुड बेटा। नेगेटिव साइड ऑफ व्यू में। बेटा आप कभी भी कंफ्यूज हो तो ये सोचना कि बंदा कुछ भी कर ले, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने खड़ा रहता है, यू हमेशा नेगेटिव होगा, और जब यू हमेशा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, वी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर प्लेन मिरर, ठीक है? और यू कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव। तो आपका हमेशा ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा? इस क्वाड्रेंट में। सोचो ना, नेगेटिव साइड। हाँ सर। नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, तो दिस विल बी द वैल्यू। और ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 45 डिग्री। जब दोनों बराबर होते हैं तो 45 डिग्री बनता है, तो ये ग्राफ बन जाएगा v वर्सेस u ग्राफ। अब u को माइनस मतलब नेगेटिव पुट करते जाओ, यू विल गेट v एज ए बिगर नंबर। बेटा आपको समझ आया? सर पिछला स्लाइड। हाँ बेटा बताओ। सर पिछला स्लाइड थोड़ा। ये वाला बेटा? हाँ हाँ सर, बताओ, थोड़ा सा ड्रॉ करना। ड्रॉ कर लो बेटा। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं इसी ग्राफ में, जैसे ये बच्ची अभी नोट कर रही है, कितने बच्चों को समझ आया m वर्सेस u ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम बनेगा? सर आया सर। हमेशा याद रखना hi और m का लगभग रिलेशन सेम रहेगा। देखो ये m ही तो है, ऑब्जेक्ट तो एक मल्टीप्लायर है ओनली। हमेशा hi m का ग्राफ सेम बनेगा, सिर्फ वैल्यू का अंतर होगा। स्टार्टिंग में m की वैल्यू कितनी होगी? +1। बेटा जब सोचो ना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब तुम मिरर को जस्ट टच कर रहे हो तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर ये मैं m वर्सेस u ग्राफ बनाता तो बस ऐसा बन जाता, ऐसा, ये -f होता, और इसके बाद ये ऐसे टेंड करके 0। ऑलमोस्ट सेम नेचर का ग्राफ, बस यहाँ पे एक चेंज आता, यहाँ हम m लिख देते और स्टार्टिंग पॉइंट पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 हो जाती। हाँ सर हो गया। सर ये और एक बार समझाते हैं। बेटा सुनो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है -v/u, ये बात सही है? यस सर। अब तुमने हाइट ऑफ इमेज को कैसे निकाला था बताओ बेटा? सर -v/u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम हाँ। बताओ, जो ये है वही ये है, बस HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो एक मल्टीप्लायर है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उससे नेचर चेंज नहीं होगा, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। बेटा यस सर। पॉइंट पे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे स्टार्टिंग में ये निकाल के दिखाओ मैग्निफिकेशन, तो हमने देखा था हाइट ऑफ इमेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरा मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 1। तो देखो यहाँ 1 बन गया, वहां पे HO था, बट नेचर हमेशा सेम रहेगा। बात समझ पाए? यस सर। बेटा नहीं समझ आया। हाँ गुड बेटा, जिसको नहीं आया पूछना चाहिए। देखो बेटा, अगर आपको ये समझ आ गया V और U वाला, या HI वाला समझ आया था बेटा? हाँ सर। अच्छा देखो, HI को मैं अगर लिख रहा हूँ M इंटू HO, तो तुम मुझे बताओ, अगर बेटा आपको बेसिक एक सिंपल सी बात समझो कि जो ये है वही ये है मल्टीप्लाइड बाई एक नंबर, तो ग्राफ का नेचर आइडेंटिकल बनेगा बेटा। आप चाहो तो करके देख लो, चलो ठीक है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम्हारा ये मैग्निफिकेशन 1 कैसे आया है, खुद ही बताओ। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? -v/u, सॉरी फॉर्मूला होता है -v/u। तो जब तुम मिरर के बहुत पास खड़े हो तो जो तुम्हारा u था नेगेटिव में, v भी उतना ही आया। दोनों को जब कैंसिल कर दोगे सेम आने की वजह से, तो माइनस माइनस कट के +1 आ जाएगा। वही मैंने लिख दिया कि जब तुम प्लेन मिरर के जस्ट बगल में खड़े, इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बेटा? इस पॉइंट पे +1। आगे बढ़ोगे बढ़ती जाएगी, और मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट, अच्छा कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि जैसे मैं m इक्वल टू -v/u लिख रहा हूँ,
मुझे बताओ जब करोगे तो u की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, नेगेटिव ना, तो हाँ ये- सर। और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमेशा m का साइन, इसे अच्छे से याद रखना, किसी भी मिरर के लिए m का साइन हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, v के साइन के बराबर। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। मैं बेटा आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ, हमेशा क्या करो। सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे जो आपने बोला कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज के बराबर आएगी, नहीं बेटा ये कब बोला मैंने? सर तो आप बोल रहे सर उनका ग्राफ आइडेंटिकल आएगा। बेटा एक चीज बताओ, अगर आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे, अगर y इक्वल टू एक्स लिखा है या y इक्वल टू 2x लिखा है तो y इक्वल टू 3x लिखा है, तो नेचर में ये तीनों स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं बोल रहा हूँ इन तीनों का नेचर सेम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों सेम है। मेरी हाँ बात सर, हाँ सर, समझा सर। समझे? हाँ सर। नेचर मतलब देखो जैसे ये प्लॉट हुआ है ऑलमोस्ट उसी तरीके से वो प्लॉट हुआ है, सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। बेटा मैं आप लोग हाँ सिंपल सा मेथड बताता हूँ हाउ टू अप्रोच मिरर क्वेश्चंस। आप हमेशा u को याद रखना, नेगेटिव पुट करके सबसे पहले क्या निकालोगे, स्टेप 1 पे v निकालो, वो भी किस फॉर्मूले से, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सबसे पहले दौड़ के निकालना। स्टेप 1 में आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया, v बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसके बाद आप सारी चीजें निकालोगे। अब v से फिर m निकालोगे। m कैसे निकालोगे, -v/u। और इसके बाद निकालोगे हाइट ऑफ इमेज, that will be height of object into m। 1 2 3। सर तो ऐसे ऊपर के नोट करना है सर। ऑलवेज क्या करोगे, u को आइडेंटिफाई करके इस फॉर्मूले में पुट करोगे, उससे v निकालोगे। v से निकालने के बाद स्टेप 2 में m निकालोगे, और m निकालने के बाद आप हाइट ऑफ इमेज निकालोगे। और आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आप याद रखना रियल ऑब्जेक्ट के लिए तीनों का साइन सेम आएगा। साइन मतलब जैसे v अगर +10 आ रहा है तो m भी +10 आएगा, हाइट ऑफ इमेज भी +10 रहेगी, साइन विल बी सेम। याद रखोगे बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। u ऑलवेज नेगेटिव है, उसकी वैल्यू पुट कर लो, तो आपको बस फोकल लेंथ याद रखने है कि कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव और प्लेन मिरर में इंफिनिटी। तो आपको अपने आप कभी v का साइन गलत नहीं आएगा, और जब v गलत नहीं आएगा तो m गलत नहीं आएगा, आपकी साइन की गलतियां रुक जाएंगी। आप लोगों ने मेथड नोट कर लिया, यही करना है आपको हमेशा। जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बच्चे होंगे वो हमेशा यही करेंगे। सर एक मिनट रुकिए, नोट कर लूं। हाँ बेटा नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। स्टेप 1 इज ऑलवेज u को नेगेटिव पुट करना फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिर्फ मिरर इक्वेशन से पहले v निकालना, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, फर्स्ट कैलकुलेट v। बेटा जब नोट हो जाए तो बताना। हाँ सर हो गया। सर बेटा एक मिनट। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं प्लेन मिरर के लिए u वर्सेस m का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा बताओ बेटा। Can anybody draw what will be the graph of m versus u? बेटा ड्रॉ कर दो, जितने बच्चों को ड्राइंग आती है इस पे बताओ कैसे बनेगा प्लेन मिरर के लिए बेटा। सर ऐसे बेटा एक चीज बताओ, u कितना आ रहा है हमेशा, नेगेटिव। -v मतलब सॉरी हाँ u तो हमेशा नेगेटिव है, बट अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करूं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो फॉर्मूला से बताओ
हमारा प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना है, इन्फिनिटी, तो ये कितना टर्म हो जाएगा 0। यहां से आप क्या निकालोगे, v इक्वल टू माइनस यू ना। अब मान लो u को तुमने -10 पुट किया, जब तुमने u को -10 पुट किया तो v की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। u को -10 पुट करोगे, एक माइनस साइन पहले से है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +10 सर। +10 आई ना। तो वो जो तुमने ग्राफ बनाया है बेटा, वो किसके लिए बनता, v वर्सेस u के लिए, बट मैग्निफिकेशन कितना आया, -v/u। v की वैल्यू कितनी आई, देखो एक माइनस साइन है, v की वैल्यू तुमने 10 निकाली, u की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, वो हमारी -10 पहले से थी, तो कितना आया, फिर 1 आएगी। अब तुम कुछ भी करो बेटा, प्लेन मिरर से तो मैग्निफिकेशन 1 ही मिलेगी ना, तो आपका हमेशा ग्राफ हाँ, क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। u कितना भी नेगेटिव हो जाए, u बेटा हमेशा नेगेटिव होगा, तो याद रखना हमेशा अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो सारा ग्राफ हमेशा इन 2 क्वाड्रेंट्स में रहेगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। जब यू बेटा तुम मिरर के अंदर घुस सकते हो क्या, जब मिरर के अंदर घुस ही नहीं सकते हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव लोगे, हमेशा सारे ग्राफ कहाँ बनेंगे, या तो सेकंड में या तो थर्ड में। सर ये किसका वर्सेस किसका ग्राफ है सर, एक बार। मैग्निफिकेशन वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। अगर मैं एक प्लेन मिरर के बगल में खड़ा होके जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाऊं तो मैं बस ये देखूंगा कि इमेज की हाइट उतनी ही बनती है बेटा, एग्जैक्टली सेम, बस दूर चला जाता है, तो मैग्निफिकेशन वही रहा ना। सर मैग्निफिकेशन देखिए सर, ये आपने ये पहले जो u वर्सेस m ग्राफ बनाया था उसमें सर पैराबोलिक पाथ आया था सर, वही सेम। बेटा किस चीज के लिए पैराबोलिक पाथ, किसमें, प्लेन वाले में। सर वो सर एक बार वो पिछला वाला ग्राफ सर देखना। सर ये वाला नहीं सर, और एक सर आपने बनाया। ये वाला बेटा, यस सर। हाँ बेटा बताओ, नोट कर लिया। हाँ सर, हाँ नोट कर लिया। हाँ सर, सिर्फ u चेंज होगा प्लेन मिरर में सर, m तो बेटा वन ही रुक। खुद ही सोचो ना, एक प्लेन मिरर में जितने तुम दिखते हो वही दिखोगे, तो हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रेशियो तो 1 ही रहेगा ना। ये तो तुम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, हर चीज को बुक से निकालने की जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन विल बी 1। अब u को कितना कर सकते हो, u को 0 पुट कर सकते हो, -इन्फिनिटी पुट कर सकते हो, मैग्निफिकेशन हमेशा 1 ही रहेगी फॉर एनी केस। ठीक है बेटा। हाँ सर। अब बेटा मैं पिछली बार भी आपको होमवर्क दिया था, क्या आप लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए मुझे ये तीनों ग्राफ बना के दे सकते हो, कौन कौन से, यस सर। v वर्सेस u, और कौन सा ग्राफ था बेटा, हाँ सर। m वर्सेस u, फर्स्ट ग्राफ सेकंड ग्राफ, उसी ऑर्डर में जाना, पहले v कैलकुलेट करना, फिर m कैलकुलेट करना, फिर हाइट ऑफ इमेज। क्या ये ग्राफ बना के आप दे सकते हो, थर्ड वाला, हाँ सर। क्या आप चाहते हो मैं बना दूं क्लास में, क्या आप बना लोगे। नहीं सर सर, पहला वाला क्या सर हम v लोग पहले versus u ट्राई का? कर लेंगे सर, फिर नेक्स्ट क्लास में आप बता दीजिए। ठीक है हाँ ठीक है। सर। सर पहला वो v वर्सेस u ग्राफ है। हाँ बेटा, पहला v वर्सेस u है, दूसरा m वर्सेस u है, और तीसरा hi वर्सेस u है। यहाँ तक समझ आ रहा है, Yes, sir. हाँ सर। मैं पक्का नहीं बनाऊं फिर, सर आप बना ले। सर पहले हम ट्राई कर लेंगे। गुड। आप क्या करोगे, u को एक बार यहाँ लेना बगल में, इसका फोकल लेंथ आप कितना मान लोगे, +10, मैं हिंट दे रहा हूँ, फोकल लेंथ 10 मानना, और 1/v + 1/u इक्वल टू 1/s में u की कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करना। बेटा u हमेशा नेगेटिव रहेगा, कुछ 3-4 भी काफी हैं, एक यहाँ पुट करना, एक थोड़ा दूर करना, और एक बहुत दूर करना, इन तीनों से तुम्हें हमेशा ये सारे ग्राफ बन जाएंगे, सिर्फ 3 वैल्यूज। इन्फिनिटी पे नहीं करेंगे। इन्फिनिटी भी कर लेना बेटा, ठीक है सर। ठीक है, कर लोगे। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर सर। ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको यहाँ पे मुझे बताना दिख रहा है क्या,
हाँ ये सर दिख रहा सीबीएसई की एक वर्कशीट दिख रही है आप लोग को? है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। बेटा क्या आप लोग लिख लिख के होमवर्क गूगल क्लासरूम में डाल सकते हो सीबीएसई वाइज? हाँ सर। हाँ अच्छा सर। सर बेटा, मेरे को ऑनेस्टी पसंद है। मैं बेटा, मेरी बात नेचर समझना, मैं बच्चों के साथ वो बोलता हूँ जो सही हो। मैं कभी वो नहीं बोलता जो उनको अच्छा लगे, चाहे किसी को भी, गार्जियन या बच्चे को जो अच्छा लगे मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन जो बच्चे के लिए सही है। आपकी क्लास का गूगल क्लासरूम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पता है किसका अच्छा है? 12th वाले बैच का। और उससे भी अच्छा किसका है? एक 7th का बैच है, उसका अच्छा है। इन दो बैचेस का परफॉर्मेंस 100% है। अगर गूगल क्लासरूम में एक भी असाइनमेंट पड़ता है, एज ए बैच की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी एक आपका डीपीपी या क्वेश्चन सेट जाता है तो वो हमेशा पूरा सॉल्व होता है 7th क्लास में और 12th क्लास में। क्या मैं ये इसको एज ए सीबीएसई वर्कशीट डाल सकता हूँ? देख लो, आपको इसको हाँ सर। सबमिट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम में आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, आपके कोर्स के हिसाब से क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स। सर फॉल्स। What is सर the velocity? What is the velocity of light? 3 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है बेटा, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से लिखोगे, इन वैक्यूम और एयर 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। अब बेटा देखो, मैंने यहाँ इसलिए बोला, आपने कंडीशन भी बताई, आपने यूनिट भी लिखी। अगर बोर्ड में आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखना पड़ेगा ताकि मार्क्स मिले, तो क्या मैं आप लोग को ये सब वर्कशीट दे सकता हूँ सीबीएसई वाली? यस हाँ सर। स्फेरिकल मिरर का स्टार्टिंग में देखो, आपकी एक वर्कशीट थी, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ सर। तो मैं पहले तो ये आपको आज की क्लास का है ना, तो मैं आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे देता हूँ, जो आज हम पढ़े हैं ना ये वाला, मैं इसको पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे देता हूँ अलॉन्ग विथ। मैं आपको ये भेज दूं बेटा, मिरर फॉर्मूला वाला भी। मैं आपको यस सर। मिरर फॉर्मूला, मैं रिफ्लेक्शन तक भेजता हूँ। अगली बार हम लोग रिफ्लेक्शन के केसेस पढ़ेंगे बेटा, जैसे इमेज की स्पीड कैसे निकालते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। अभी रिफ्लेक्शन खत्म नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन चलेगा बेटा। मैं आज की क्लास क्लोज करूं बेटा? आप अगर थोड़ी, सर पूरा हाँ बेटा बोलो। सर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सब बोर्ड के तरह लिखेंगे तो? हाँ बेटा, यही एक तरीका है बोर्ड की तैयारी पैरेलल करने का, वरना अलग से तैयारी करने जाओगे ना तो आपका फाउंडेशन यानी जो एक्चुअली एंट्रेंस की तैयारी है वो रुक जाती है। तो हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करो, बोर्ड का प्रेशर भी नहीं फील होगा जब बोर्ड का टाइम आएगा। ठीक है? मैं आपको ये सब भेजने वाला हूँ गूगल क्लासरूम पे। आप लोग आई होप ये सारी चीजें सब मैं पूरे ढंग से ड्यू डेट कब का होगा? बेटा 10 डेज 5 डेज चलेंगे। कितना रखें? 5 डेज? मुझे नहीं लगता 5 डेज रखना चाहिए इसके लिए। तो हो जाएगा सर, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मैं बेटा ये सारा सबमिट करता हूँ, ठीक है? मैं और ये क्लास की रिकॉर्डिंग में आप लोग को भेज देता हूँ। ठीक है। बेटा मैं, नोट्स भी डाल दीजिए मुझे। हाँ मैं सारा भेज रहा हूँ बेटा। मैं एक ही फोल्डर सर। बना के, सुनो, एक गूगल क्लासरूम का फोल्डर होगा आज की क्लास, उसका नाम मैं रिफ्लेक्शन रख दूंगा, और उसमें ये सारा असाइनमेंट प्लस क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर्म में होगी। ठीक है? सर हाँ बेटा बोलो। सर डेडलाइन थोड़ा 3 to 4 डेज से रखिए सर, वो स्कूल का सर होमवर्क सर खत्म नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है, मैं 5 डेज रखता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ वेलकम ठीक बेटा, है। मैं बंद करता हूँ। आप तुरंत आधे घंटे के अंदर गूगल क्लासरूम खोलना। ठीक है? ठीक है सर। हाँ बेटा, थैंक यू सर। वेलकम Thank you, बेटा, sir. वेलकम ऑल बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।